वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, लीक्स का मामला हमने काफ़ी डिटेल में प्रोग्राम में डिस्कस किया। आज खान साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि एक और बड़ी ख़तरनाक ऑडियो लीक आ रही है और उसके बाद हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। अब अहम सवाल ये कि खान साहब को कैसे पता कि एक और लीक आने वाली है और वो किस बारे में और कितनी वो खतरनाक होगी। ऐसे ना हो कि JIT उनको बुला ले क्वेश्चन करने के लिए कि आपको इन लीक्स के बारे में इतना कैसे पता। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदिल साहब, पहली बात तो ये है कि जो लीक्स हैं ये बहुत लम्हा फिक्रिया है और इसके दो तीन बड़े एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि वो हम सबको सोचने वाले हैं कि वज़ीर आज़म हाउस की हमारी जो टॉप लेयर की सिक्योरिटी है, क्या वो इतनी वीक हो गई है कि वहाँ से इस तरह के लीक्स आ रहे हैं। तो इस पे ज़रूर इससे इम्पोर्टेड हुकूमत को सोचना चाहिए। और ये तो इसमें जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो उसका दूसरा एस्पेक्ट है। इंतहाई काबिल अफसोस है कि मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म, चाहे वो जैसे भी आया, इम्पोर्टेड है, जो भी है, लेकिन उसने जिस तरीके से गुफ्तगू की कि हिंदुस्तान से बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें मंगाई जाएं और फिर उनका एक सबऑर्डिनेट अफसर उनको बताता है कि सर इसके बड़े रिपरकशंस होंगे, तो क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को इसका एहसास नहीं है? क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में क्या किया और नरेंद्र मोदी ने किस तरह नहीं अली साहब, अगर कातिल है? एहसास ना होता तो वो कह देते, अपने मातहत अफसर को कह देते कि आप बस कर दें, जो भी है जैसे भी है। उन्होंने तो कहा आप उनको ना कर दें और इस तरीके से करें। देखें, होना तो ये चाहिए था कि ये बात उनका मातहत अफसर कहता और वज़ीर आज़म उनको मना करते कि नहीं, ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जा करने की नाकाम जसारत की है और ये जो मोदी है मुसलमानों का दुश्मन है, हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उनका एक मातहत अफसर एक वक्त के वज़ीर आज़म को कह रहा है कि सर इसके रिपरकशंस होंगे पॉलिटिकल, ये मुनासिब नहीं है। फिर वो कहते हैं हाँ मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है कि नीचे का अफसर कहता है कि सर जो हुजूर वाला का हुक्म है बजा लाएंगे, तो वो तो अपनी तरफ से तो वो कह गए थे कि करें इसको। फिर ही कहा जाता है कि जनाब डार साहब के हवाले करें, वो कर लेंगे, और वो कहते हैं हाँ वो उनको हवाले करें। ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर में हाउस में बैठ के लोग अपने बिजनेस डीलर के लिए बैठे हैं। इसी में एक मलंग आदमी बैठा था 3.5 साल, इमरान खान साहब बैठा था 3.5 साल। उसने तो कोई 5 मरले का फ्लैट अपने लिए नहीं लिया इस वजीर आजम हाउस में बैठ के। ये लोग जिस तरह से, क्या ये बिजनेस डीलें करने वजीर आजम हाउस में आए बैठे हैं? नहीं अली साहब, लेकिन खान साहब की अभी तक कोई लीक भी नहीं आई ना। खास्ता अगर आ गई तो मामला ऐसे ना हो कि ज्यादा खराब निकले। देखें, 3-4 बातें हैं आदिल भाई। पहली बात है, कोई जी, मैं वहां बैठा हूं, आपस में आप गपशप में बहुत सी बातें कर लेते हैं। अब वो कोई चीज, अब मैं मेरी आपकी आपस की गुफ्तगू है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात आ जाती है, वो एक अलग चीज है। अगर इमरान खान साहब की कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई ऐसी बात आती है जो मुल्क के खिलाफ है, कि मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी तो कोई चीज नहीं आई। इस वक्त जो चीज आई है वो क्या आई है? वो आई है मियां शहबाज शरीफ साहब की, जो मुल्क के इस वक्त के, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम उनके इम्पोर्टेड कहें, जो भी कहें, है तो वजीर आजम। वो अपने नीचे मातहत को कह रहा है कि अच्छा, जनाब हिंदुस्तान से ये चीजें मरियम नवाज साहिबा के दामाद के ठीक है, बिजनेस के लिए मंगानी है। वो मातहत उनको समझा रहा है कि सर ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ शहबाज साहब को अपना ठीक है। ओहदा अच्छा जो अली है वो मोहम्मद खान जाती साहब, मकासद ठीक के है, लिए यूज नहीं करना सही। चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आज खान साहब ने कहा कि अमरीकी साइफर और मुरासला वगैरह जो था वो बेसिकली न्यूट्रल से मेरी हुकूमत खत्म करने का उसमें मुतालबा किया गया और मुझसे इसलिए नहीं किया गया, मैं तो खुद वजीर आजम था, मैं खुद को कैसे खत्म करता। यानी अब आप बराह रास्त ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाला। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब ने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता इसका कोई इस तरह से मतलब ले, लेकिन उन्होंने एक सवाल पुट किया है। बाकी तो देखें, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमारे चीफ भी आए, सिपा सलार भी आए, और भी जिम्मेदार लोग आए। उसमें मिनिस्टर डिफेंस भी थे, मिनिस्टर इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, तमाम सात इदारों के सरबराहान भी थे। वहाँ इस बात को गया कि एक खुल्लम खुला मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। अच्छा, ये हमारे नीचे मीटिंग थी, तो अगर
हमने जो भी उसमें कोई मैनिपुलेशन का सोच भी नहीं सकता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स को। देखिए वही बात फिर शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, इम्पोर्टेड साहब जो है, इम्पोर्टेड वजीर आजम जो बड़ा प्यार से मिलते हैं फ्रांस के सदर को, वही फ्रांस का सदर जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान कहते थे कि इनके आप सफीर को निकालें, आज मौलाना साहब पता नहीं सुमन बुकुमन है, पता नहीं कहीं सत्तू पी के सो रहे हैं। तो वही शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके नीचे जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसने भी यही बात की। तो इसीलिए तो जनाब इमरान खान साहब ने अर्ज किया है जलसे में कि हम इस साइफर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसके बाद अगर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो तहरीक इंसाफ पार्लियामान में जाने का भी सोच सकती है। और ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगी? ये मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन हो, ऑनरेबल कोर्ट्स के नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, तो सब कुछ पे एतमाद भी होगा। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा गंद पड़ गया है और एक दूसरे के खिलाफ सारे नबर्द आजमाए, वो उसमें भी एक वे आउट मिलेगा। इमरान खान साहब ने तो बड़ी मुनासिब बात की। और इसमें आदिल साहब आखिरी नुक्ता मेरा ये है कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ पे अवाम की जमहूरियत का खून नहीं है, और अगर इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको हम इम्पोर्टेड कहते हैं वो अगर इम्पोर्टेड नहीं है और वो समझते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आए हैं, एक अदम एतमाद ही था और वो समझते हैं कि अदम एतमाद था, बाहर से कोई इशारा नहीं था, तो उनको तो इमरान खान साहब ने अगर बात की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को तो रात के 2 बजे ऐलान करना चाहिए कि बिल्कुल हमें एक्सेप्ट है, हम इम्पोर्टेड नहीं है, किसी की माँ पे नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अदालत के नीचे। मैं तो समझता हूँ इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है, शहबाज शरीफ साहब को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो इम्पोर्टेड नहीं है तो। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब आखिर में ये बताइएगा, खान साहब ने कहा कि वो 3 विकेटें गिराएंगे, 2 का तो उन्होंने नाम ले लिया, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, ये तीसरी विकेट किसकी है? देखिए तीसरी विकेट मिडल स्टंप वो आपको वो भी बता देंगे, इमरान खान साहब ने सारे फतेह भी दिन में तो नहीं शो करना। ठीक, चलें अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम से मैं इजाजत दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर हलचल मची, लेकिन इस हलचल में बज़ाहिर कुछ बेहतरी नजर आ रही है। मिफ्ता इस्माइल के मुस्ताफ़ी और इसहाक डार को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मईशत को संभालने की खबर के साथ ही आज ऊपर जाता डॉलर नीचे आना शुरू हो चुका है, जिससे रुपए की कदर में आज एक दिन में 4 से 5 रुपए इजाफा हुआ। यही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी आज हफ्ते के आगाज पर तेजी का रुझान रहा। 2017 से लंदन में मुकीम इसहाक डार की वापसी की खबरें गुज़श्ता 3 माह से गर्म थी और इसका इदराक खुद मिफ्ता इस्माइल को भी था। खबरें भी चल रही हैं कि डार साहब को जो है वो वापस लाया जा रहा है। अगर डार साहब तशरीफ ले आते हैं तो ले आए, वो हमारे बड़े हैं, मईशत की टीम के हिस्से आए। हम जो भी फैसले करते हैं, पेट्रोल बढ़ाने का फैसला था, नहीं किया था, जब किया था, डार साहब इस फैसले में शामिल होते हैं। जरूरी नहीं कि डार साहब के एग्रीमेंट से होता है। अभी हम स्टेट बैंक के गवर्नर्स के भी इंटरव्यू कर रहे थे तो डार साहब उसमें भी शामिल थे, तो डार साहब फैसलों में शामिल होते हैं। डार साहब इधर भी तशरीफ ले आएंगे तो इसमें क्या बुरी बात है? मतलब वो ऐसे भी हो सकता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं और आप स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन जाएं। ये नहीं होगा, लेकिन ये कि मतलब चले, मुझे मेरा जवाब मिल गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मतलब स्टेट मिनिस्टर तो नहीं बनूंगा। नहीं, बस ठीक है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसी वक्त कहा था कि वो नहीं बनेंगे उनके साथ स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने वही किया। डार साहब की वापसी के साथ ही माशी तौर पर इस्तेकाम की बनती सूरत हाल और डॉलर का नीचे आना एक मस्बत इशारा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसहाक डार साहब जो हैं वो डॉलर को वापस अपनी पुरानी जगह या 200 के अंदर ला पाएंगे, जिसका एतराफ़ कुछ अर्सा पहले उन्होंने खुद हमारे शो में किया। मौजूदा मुश्किल फैसले आपने करने हैं, मौजूदा माशी हालात को सामने रखते हुए डॉलर कितने तक जो है वो नीचे आ सकता है? मेरी जाती राय में डॉलर जो है वो ओवर वैल्यूड है। हमारा पाकिस्तानी रुपया स्पेकुलेशन और जो हमारे आपको पता है जो कुछ होल्डर्स और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उसको यूज करते हैं इस सिस्टम को। रुपया जो है जाती पूछे, मेरा ख्याल है इसकी जो ट्रू वैल्यू है, एक बहुत बड़ी हमें इसको एक हिट मिली है पिछले 2-3 महीने में, खासकर इसको 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए रुपए को जी, और ये जा सकता है। और नाज़रीन, आज वतन वापसी पर चंद लम्हे पहले ही उन्होंने इसी उम्मीद का इजहार किया इसहाक डार साहब ने कि वो मुल्क की गिरती माशी सूरत हाल को दोबारा से वापस ऊपर की तरफ जो है वो ले जाएंगे, जहां वो इसको पहले छोड़कर गए थे। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसहाक डार की वापसी को किसी डील का नतीजा करार दे रहे हैं। इसहाक डार की वापसी पर आज जिस तरह मार्केट ने रद्द अमल दिया,
ये वक्ती है या फिर आने वाले दिन मजीद अच्छे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या डॉलर मजीद नीचे आ सकता है वर्सेस रुपी? क्या मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मजीद बेहतरी हम देख सकते हैं? क्योंकि इसहाक डार के माजी की अगर बात करें तो उनके लिए बेहतरी लाना कोई नामुमकिन बात नहीं है IMF के, लेकिन इंतहाई सख्त शराइत हैं इस वक्त। हुकूमत मार्केट में डॉलर की कीमत पर ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं कर सकती। ऐसे में डार साहब कैसे साबित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, यह कि डार साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। एक आप बतौर इत्तेहादी जमात इसको कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि जब तहरीक इंसाफ वजीर ख़जाना तब्दील करती थी तो हम उन पर शदीद तनकीद करते थे कि आपसे मईशत संभाली नहीं जा रही, बार बार आप वजीर ख़जाना तब्दील कर रहे हैं। अब तो क्या ऐसा है कि मिफ्ता इस्माइल ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, वो नाकाम हुए तो डार साहब को वापस लाया गया? देखिए, कुछ शख्सियात हैं सियासी जमातों के अंदर जिनकी हैसियत ऐसी हो गई है, उनकी कुछ स्पेशलिटीज जो है ना वो मुसम्मम हो गई हैं। तो उनको जब भी कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है तवक्को होती है कि फलां शख्स जो है ये तो वजीर खारजा बनेगा, फलां जो है ये इकोनॉमी का माहिर है, ये वजीर खजाना बनेगा, ये तिजारत। कुछ लोगों का तो ये पता होता है कि फलां जमात में फलां बंदा आएगा या ये प्लानिंग डिवीजन का जो हेड आएगा। इसी तरह मुस्लिम लीग के अंदर इसहाक डार साहब की हैसियत ये मुतय्यन हो चुकी है कि वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। हम सभी जानते हैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी जमात के अंदर उनकी हैसियत को मुसम्मम मान लिया गया है और ये तवक्को की जाती है कि जब भी मुस्लिम लीग हुकूमत में होगी तो डार साहब ही वजीर खजाना होंगे। अब वो अपनी वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तान में नहीं थे जब आप वो वापस तशरीफ ला रहे हैं, और इस वक्त भी इकनॉमिक का सूरत हाल जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जरूर जा रही है। मिफ्ता साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी मेहनत से काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और बड़े दबाव के बावजूद एक हंसमुख शख्स हैं, वो बड़े उन्होंने मेहनत से काम किया। मैं उनकी कोशिशों को काविशों को सराहता और अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जब डार साहब आ गए हैं तो फिर उनको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो ये कोई बईद अज़ कयास नहीं है, और मेरा ख्याल है शायद इससे बेहतरी का सामान हो मुस्लिम लीग के अंदर, क्योंकि ये उनका एक तरह का तय्यन शुदा बात ही है कि डार साहब जब भी हुकूमत में होंगे वो वजीर खजाना होंगे। अच्छा साहब, चूंकि कारा साहब उनके करीब भी हैं नवाज शरीफ के, और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वो एक डिफेक्टिव वजीर आजम के तौर पर यहाँ काम करेंगे, यानी वो नवाज शरीफ का बिल्कुल राइट हैंड मैन होंगे। और उसके बाद ये एक पहली स्टेप है जिसके बाद नवाज शरीफ भी फौरन वापस आ रहे हैं। तो बतौर इत्तेहादी जमात आप समझते हैं कि इससे हुकूमत को फायदा होगा कि डार साहब मामलात संभाल लें और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आ जाए? आदिल, एक बड़ी सिंपल बात है। पहली बात तो ये है कि डार साहब आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर डार साहब के अलावा मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं, पोजीशन बन सकती है, तो क्यों नहीं। और वो वापस आके अगर पाकिस्तान के हालात को स्टेबल करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो क्यों नहीं, हम तो उसको वेलकम करेंगे, क्यों ना करें। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि आज खान साहब ने कहा कि एक और ऑडियो लीक आने वाली है और बड़ी ख़तरनाक होगी और उसके बाद हुकूमत को शायद मुस्ताफ़ी भी होना पड़े। खान साहब को इन ऑडियो लीक्स के बारे में कैसे पता है और कितना पता है? ब्रेक के बाद इसकी खोज में जाते हैं। अच्छा कायरा साहब, इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात का तो फैसला हो चुका है, कौमी सलामती का इजलास भी हो रहा है। क्या आप इस सब कुछ से मुतमिन हैं कि किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि माजी में भी ऐसे मामलात की तहकीकात तो होती रही, लेकिन जिम्मेदारान तक नहीं पहुंचा गया और इस वक्त यही बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इससे पहले अगर देखें IB जिस तरह है, तो ये जिम्मेदारी तो IB की बनती थी। तो इन तहकीकात से पहले उनके सरबरा को थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि ये वज़ीर आज़म हाउस में दफ्तर की जो सिक्योरिटी है ब्रीच भी है और बहुत बड़ी ब्रीच है और खौफनाक ब्रीच है। देखिए आदिल, गुजारिश बड़ी सिंपल है। वो तो है ना कि इदारे के हेड के तौर पे, लेकिन अगर हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते, ऐसे बंदे को नहीं पकड़ सकते, तो ये तो कुछ पॉलिटिकल एंगल की बातें PTI के जो सूट करती है। बाजार यूं लगता है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन बाजार यूं लगता है कि जैसे PTI ने अपने इंटरेस्ट के लिए लीक कराई है, ये की है। इसका मतलब है जहां ये बातें रिकॉर्डेड है और लीक हो गई हैं, पाकिस्तान का कौन सा राज रह गया होगा? बहुत सारी बातें
और भी लीक हो सकती है। तो हमें हर हाल में इन कल्प्रेट्स को पकड़ना भी है और इनको करार वाकई अंजाम तक पहुंचाना है, वरना पाकिस्तान ही कंप्रोमाइज्ड है। तो कारा साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसका बाजार लग रहा है तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा पहुंचेगा, लेकिन उनकी तो पीएम हाउस तक तहरीक इंसाफ की रसाई नहीं है। इसका मतलब यह कि अभी भी एक फर्द हो सकता है, दो हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं इदारों के कि वो तहरीक इंसाफ से मिले हुए हैं और उन्हें भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। लोगों का, जो भी लोग होते हैं ना, जो सरकारी मशीनरी होती है, एजेंसियों के लोग होते हैं, दफातर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन होते हैं, हर बंदे की अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मजहबी एफिलिएशन है, और उसको पाबंद नहीं किया जा सकता कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप ये, हाँ, उसके इजहार में आप न्यूट्रल रहेंगे सर्टेन लेवल तक, लेकिन उसको आप उससे पाबंद नहीं कर सकते। बट आप अपने एफिलिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के कोई राज जो है उसको आउट कर दे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच करा दे, ये तो बहुत खौफनाक बात है। इसको तो किसी तरह भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की या उसकी वाबस्तगी की बात नहीं की जाती। यारा साहब, आप स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के इदारों, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तफ्तीश में शामिल होकर जो भी मुल्जिम है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएं और जल्द पहुंचाएं। कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की गई है और उसमें बैठ के इस बात का फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि ये कैसे हो गया। और आज यकीनन बहुत सारी बातें जूम मीटिंग्स में होती है, बहुत सारी गुफ्तगू जो हम गैजेट्रीज यूज करते हैं, लेकिन वजीर आजम की गुफ्तगू डायरेक्टली उनकी अपनी जबान से होने वाली गुफ्तगू, उनके दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू अगर रिकॉर्ड हो गई है और रिकॉर्ड होकर लीक हो गई है, तो ये, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तो ये है ना कि एक खास हिस्सा लीक हुआ है। अगर ये लीक हुआ है तो उसका मतलब बाकी भी रिकॉर्ड हुआ होगा और वो भी किसी के पास हो सकता है, और वो उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या चीज हो सकती है, और तो करें। कारा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करनी है। जनरल रिटायर्ड लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खालिद लोधी साहब, ये ऑडियो वीडियो लीक्स तो हमने देखा आती रहती है, लेकिन ये जो मामला है पाकिस्तान में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो भी लोग हैं, इदारे हैं, जिम्मेदार हैं, खुसूसन IB की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इन लीक्स को? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेरा ख्याल ये अपनी नौयत की पहली बहुत ही सीरियस ब्रीच है जी, और इसके कंटेंट्स में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो ठीक है, एक पॉलिटिकल मामला है, कौन किसको क्या कह रहा था, और मेरा ख्याल है कोई बहुत सीरियस भी कम से कम कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई। अभी दूसरी लीक जो है वो थोड़ी सी सीरियस है, बहरहाल उसको हम आउट रखते हैं। लेकिन ये जो लीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए न्यूक्लियर कंट्री, अगर उनके ऑफिस से उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है या बाहर जा रही है, लीक हो रही है, तो हाईएस्ट ऑफिस तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर का ही है। तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और हायर ऑफिस जो है बचा हुआ होगा, चाहे वो प्रेसिडेंसी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आर्म फोर्सेस को भी चाहिए कि इस चीज को चेक करें कि आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनके मामलात किस हद तक दुरुस्त है। उम्मीद है कि बेहतर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर जरा थोड़े से फाल मामले होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने खुद जिसका जिक्र किया, और उसको मैं जरूर उसको तायद भी करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑल राइट, इन्वेस्टिगेशन पहले भी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन से पहले जो शख्स जिम्मेदार होता है उसको पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरे भाई, ये इतना सीरियस मामला है कि इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी, लेकिन जो भी शख्स इसका जिम्मेदार था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की साइबर सिक्योरिटी का, चाहे वो IB थी, चाहे वो ISI थी, चाहे वो कोई भी था, वो जिस बंदे की जिम्मेदारी थी उसको तो कटहरे में आज ही खड़ा कर देना चाहिए और उसको अलग कर देना चाहिए इस जॉब से। ये जो हमारे यहाँ रिवाज है ना कि लिहाज, कोई बात नहीं जी, हो जाता है, ये हो नहीं जाता। ये तब होता है, ये हादसा तब होते हैं जब आप बड़ी देर तक चीजों को निगलेक्ट करते हैं, SOPs को निगलेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स होते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, उनकी कैबिनेट की, उनके साथ जो लोग हैं, इसी तरीके से जो बाकी हायर ऑफिसर्स हैं, उनके जो हेड करते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि जैसे उनको बताया जाता है कि आपने कब बात करनी है, बात करने से पहले एरिया को स्कैन करना है, वो सारी चीजें मेरा ख्याल है कि मिसिंग थी। चले, हम प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिसकी ये जिम्मेदारी थी साइबर सिक्योरिटी,
He should put on mat straight. चलें लोधी साहब, ये तो साइबर सिक्योरिटी वाला जो इशू है वो तो तहकीकात से मालूम होगा, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि बहुत ज्यादा मवाद अभी डार्क वेब पर मौजूद है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपसे मुतफिक हूं कि जो लीक सामने आई है उसके सियासी मवाद कंटेंट से हटकर एक रियासत की हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी जिस तरह से कंप्रोमाइज हुई, हमें उसी पर बात करनी चाहिए, उसी को देखना चाहिए। लेकिन डार्क वेब पर अगर वाकई मवाद मौजूद है वो तो बहुत ज्यादा और भी खतरनाक साबित हो सकता है। फौरन क्या करना चाहिए? जी देखिए, फौरन जो बात हो सकती है वो तो ये है कि उस टाइम के फौरन बात से एहतियात शुरू कर देना चाहिए था और एकदम मीटिंग बुला के ये सोचना चाहिए कि आइंदा जो हम बातचीत करेंगे जब तक कि ये मामला सीधे नहीं हो जाते हम कैसे करेंगे। उनको वेन्यू चेंज करना चाहिए, उनको अपना तरीक़ाकार चेंज करना चाहिए। वो तो फौरन एक SOP का हिस्सा होना चाहिए था और जरूर हुआ होगा मेरे अपने ख्याल में। डार्क वेब का जहां तक मामला है वहां पर कोई सौदेबाजी नहीं चलती मेरे अपने ख्याल में। जितने पैसे वो मांगेंगे वो आप इसलिए दे देंगे ये लोग, खासकर जिनको ये खदशा है कि उनकी ऐसी बातें ना सामने आ जाएं कि जो प्रॉब्लमेटिक हों, वो पैसे भी दे देंगे और बाद में वो बातें दोबारा भी, क्योंकि ये आप देखें कि ब्लैकमेलिंग का ये एक स्टैंडर्ड हरबा है कि वो किस्तों में चलते चले जाते हैं। हमने हमेशा देखा है, मूवीज में भी देखा है, नॉवेल्स में भी देखा है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड भी देखा है, ब्लैकमेलर कभी खत्म नहीं करता ब्लैकमेलिंग। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अब मानना पड़ेगा, जो कुछ हो गया सो हो गया, और उसके लिए जो लोग एक्सपोज हो जाएंगे उनको एक्सपोज हुए बगैर और कोई गुजारा नहीं और कुछ नहीं हो सकता। वो टाइम बाय कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन बाय नहीं कर सकते। अच्छा, आप जन साहब चूंकि बड़े हसास और अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, ये जो लीक्स अभी तक सामने आई हैं, मुझे तो बतौर साफी एक चीज उनमें कॉमन नजर आ रही है और वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन सब में मौजूद हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि उनका अपना फोन कहीं हैक ना हो गया हो या कोई ऐसी ऑडियो डिवाइस हो जो उनके साथ जहां वो जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि ये सारी रिकॉर्डिंग एक जगह होगी, तहकीकात से मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो लीक्स आई हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको? आपने सुनी होंगी सारी। जी, अभी तो ये जो आपने एक बात कही है कि ये चीज कॉमन है कि हर जगह शहबाज शरीफ मौजूद है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से वो ऑफर हो रहा है कि जी इतने हमारे पास और चीजें हैं, और उसमें मेरा ख्याल है, आई एम श्योर के जो लोग भी उनसे नेगोशिएट करेंगे वो जरूर उनसे कुछ सैंपल मांगेंगे और पता चलेगा। तो ये तो खैर आप ठीक कह रहे हैं, ये तो आजकल बड़ा इजी है कि छोटी सी चिप जो है, इवन आपका जो बटन है कोट का या उसमें भी लग सकती है, या कॉलर के अंदर भी एम्बेड किया जा सकता है, कोट के अंदर एम्बेड किया जा सकता है। टेलर ये काम कर सकता है, टेलर को पता भी ना चले ये काम हो सकता है। ऑफिस में कहीं ये मामला हो सकते हैं, टेलीफोन के साथ जैसे आप कह रहे हैं ये हैकिंग हो सकती है। लेकिन अब तो ये तो टेक्निकल मामला है, इतना ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आने वाला वक्त जो है ना और चीजें सामने लेकर आएगा, और पहले से ही हमें कफे अफसोस मलनी चाहिए कि हमने ये क्या किया, और हमारे मुल्क का कितना मजाक उड़ेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बातचीत भी सिक्योर नहीं है तो फिर हम किसकी बात को सिक्योर समझे। मेरे अपने ख्याल में कि बहुत सारी बातें ऐसे सामने आएंगी जिसमें हमें बहुत सबकी का सामना करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब बड़ी अहम गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन, वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इसाक डार साहब जो हैं वो नए वजीर खजाना होंगे। अब से कुछ देर पहले वो वतन पहुंच भी चुके हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो वीडियो लीक्स के अमल ने एक नया तूफान खड़ा कर रखा था, और ये वो तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी इस तूफान की जद में कोई साबिक जज होता है, कभी नैब चेयरमैन, तो अक्सर और बेशतर सियासतदानों को इस अमल से मुतासिर करने की कोशिश की जाती है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस तर्ज अमल में कमी की बजाय बड़ी खौफनाक हद तक तेजी दिखने में मिल रही है, और अब इस मुल्क और रियासत को चलाने वाला ओहदा भी, सबसे बड़ा ओहदा जो है वो भी महफूज नहीं रहा। गुज़श्ता 2 दिनों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके अहम वज़रा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एक के बाद एक ऑडियो लीक्स ने कोहराम बर्पा कर रखा है। सबसे बड़ा और कलीदी सवाल लेकिन ये उठाया जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस भी अब महफूज नहीं रहा, और अगर वाकई ऐसा है तो ये मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा और संगीन खतरा हो सकता है। गो के इस हालिया पेशरफ्त की तहकीकात के लिए हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है, और बुध को कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म समेत वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम मकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर जो है उस पर तफसीली बात उसमें होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास में ISI और IB के सरबराहान भी शिरकत करेंगे, जबकि हंगामी इक़दामात के तहत
इस मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला ने एक JITB तश्कील दे दी है, जिसमें असास इदारों का नुमाइंदा भी शामिल होगा। इस तहकीकाती टीम को दिए गए मैंडेट के मुताबिक ये पता लगाना होगा कि कैसे ये डेटा या फ़ोन टैप्स या जो भी ये है हैकिंग हुई, वज़ीर आज़म हाउस में डिवाइसेस क्या लगाई गई, या ख़ुद वज़ीर आज़म का मोबाइल हैक किया गया या मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई। ये टीम जायज़ा लेगी कि कौन कौन से अफसरान उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, तैनात थे। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में 6 माह से मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म हाउस और PM ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। दूसरी जानिब इस मामले को अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बड़े महाज के तौर पर जो है वो देख रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये दर है कि एक और वीडियो आने वाली है, जबकि साथ ही उन्होंने इन ऑडियोज़ के बाद हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने का नया अल्टीमेटम भी दिया। लेकिन अहम सवाल यहाँ पे ये है, आपको इमरान खान साहब का वो शॉट भी सुनाते हैं कि इमरान खान साहब को कैसे पता है कि एक और ऑडियो भी लीक होने वाली है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें। ये है इलेक्शन कमीशन। यानी इन तमाम लीक्स का इमरान खान को कैसे पता है, ये वाकई बड़ा अहम सवाल है। ये मामला आइंदा आने वाले दिनों में मुल्की सियासत को नए रुख की जानिब भी ले जा सकता है, क्योंकि ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की तकरीबन 100 घंटों की ऑडियोज़ जो हैं वो हैक हुई हैं, जो कि क्यास के मुताबिक डार्क वेब पर मौजूद हैं। ये दावा ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंसाइडर नामी अकाउंट से भी किया गया, जिनका कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई ये ऑडियोज़ 100 घंटों से भी ज़्यादा तवील दौरानिए के रिकॉर्ड शुदा उस डेटा का हिस्सा हैं, जिसकी खरीदारी के लिए मुबैना तौर पर बुनियादी कीमत $3,45,000 मुकर्रर की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंसाइडर का दावा है कि यह फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू नहीं बल्कि PM ऑफिस में रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू है। यानी इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस संगीन साइबर हमले की जद में है और इस संजीदा मामले की आला सतह की तहकीकात और इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना और जिम्मेदारों का तयन करना अब वक्त की अशद ज़रूरत बन चुका है। इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक निगरान वज़ीर दिफाई उमूर के तजियाकार भी हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नईम खालिद लोधी ने, जबकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब। कारा साहब ये बताइएगा, वैसे तो ऑडियो वीडियो लीक्स जो है वो होती रहती हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। इसे बड़ा डेंजरस, खतरनाक, मुल्क की सलामती के लिए करार दिया जा रहा और है भी। यानी शायद हमारा वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो चुकी है। कितनी खतरनाक बात है। क्या PM ऑफिस में कुछ जिम्मेदारान को हटा दिया जाना चाहिए फौरन के फौरन, जिनकी जिम्मेदारी थी कि PM ऑफिस को सिक्योर बनाए, वो तो बिल्कुल लिटरली नाकाम हो चुके हैं। यकीनन जी, ये बहुत खौफनाक बात है। वज़ीर आज़म का दफ्तर वो है जहाँ पे पाकिस्तान के हर तरह के फैसले होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत के, सिक्योरिटी, पाकिस्तान के जो खुसूसी हमारे हथियारों के या दीगर ममालिक से ताल्लुकात के, मईशत के, मुआश के, मुआशरत के, दिफा के, इतने सारे वहाँ फैसले होते हैं और वो इतने हसास नौयत के होते हैं कि अगर वो मुल्क के अंदर लोगों को पता चले तो उसके माने कुछ और हो सकते हैं, और मुल्क के बाहर लोगों को पता चले माने कुछ और हो सकते हैं, बड़े खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा ये तो बहुत गलत, बहुत खतरनाक बात है ना कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर ऐसी हुई है, और यकीनन ये किसी फर्द का काम नहीं बल्कि किसी इदारे का काम है जो ऑलरेडी टेलीफोन या इस तरह की टेप करने की सलाहियतें रखते हैं। तो उसके किसी फर्द ने अगर ये काम किया है तो बिल्कुल उस फर्द तक पहुंचना हमारी कौमी जिम्मेदारी है, और उसका बिल्कुल एक होता है ना जी, हेड शुड रोल, नहीं should happen with that. कारा साहब, PTI लीक्स के मवाद को, कंटेंट को बड़ा उठा रही है। ऑल्दो इस वक्त ये जितना मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी का मामला है तो कंटेंट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि मरियम नवाज PM ऑफिस पर दबाव डाल रही थी कि इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट की जाए। और मैं फिर दोहराऊंगा कि ऑल्दो ये एक अच्छा सियासी तौर पर हुकूमत के लिए कोई अच्छा पैगाम इससे नहीं जाएगा, लेकिन असल मामला जो है वो इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती का है। देखिए इसके ऊपर तो बेहतर ये होगा कि मुस्लिम लीग का कोई साथी जवाब दे दे,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने सुना है उसमें तो वजीर आजम साहब ने उन्हें भी कहा है और अपने जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं उसे भी कहा है कि आप एहतियात करें, ये हमें नहीं करने की जरूरत, आप भी उनको समझा दें, मैं आऊँगा मैं भी समझा दूंगा। तो इस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा है कर देते हैं हो जाएगा, बल्कि इससे इस्तराज करने की बात की है। लेकिन ये छोड़ दीजिए, इस वक्त कंटेंट बाद का इशू है। पहला इशू जो है वो बहुत खौफनाक है। जहां तक ताल्लुक चीजें डिस्कस होने की है, मैंने किया ना उस दफ्तर के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन देखना यह है कि किस पे अमल होता है। अमल दरामद जिन चीजों पे होता है वो हमारे लिए कंसर्न का बायस होती है। बाकी बेशुमार पॉइंट्स वहां डिस्कस होते हैं, कंट्रोवर्सीज डिस्कस होती हैं, मुल्क के मफादात, मामलात, दीगर मुल्कों के खिलाफ आपका मानदाना रवैया भी होता है, मुखासमाना रवैया भी होता है, तल्ख बातें भी की जाती हैं, लेकिन आउटकम क्या होता है उन डिस्कशंस का वो अहम है। बट इस वक्त वो कंटेंट की बात जरूरी नहीं है। इस वक्त जरूरी है कि वो जो हुआ है वो इतना खतरनाक और खौफनाक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस दफ्तर में होने वाली कोई बात महफूज नहीं है।